हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने 1 फरवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया था। आज हम उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की शिफ्ट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये पूरी PDF फाइल है, इसमें लगभग ये 2000 पेजेस की है। आप भी MP ESB की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, है ना। मैं तो करा ही रहा हूँ, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें को मैं थोड़ा लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 928 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस करली ब्रैकेट 20 प्लस 5 स्मॉल ब्रैकेट 81 डिवाइडेड बाय 9 सारे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हम किस रूल को फॉलो करते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको BODMAS रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स में भी किस ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स में भी प्रायोरिटी पहले स्मॉल ब्रैकेट की, फिर करली ब्रैकेट की और फिर स्क्वायर ब्रैकेट की होती है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ गए। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी अब हम देखेंगे कि जो हमारे ऑपरेशनल साइन है उसमें सबसे पहले डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीज़न। 81 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना जाएगा? ये 9 9 जा 81। अब 9 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा? 45। मतलब ये जो स्मॉल इतने की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आ गई है? 45। अब 45 में जब हम 20 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 65। अब 65 में से जब 70 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 5। और ये 5 जब 928 में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 933। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन में दिया हुआ है 933। करेक्ट आंसर हमारा कितना है? ए ऑप्शन में 933। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, BODMAS को ध्यान में रखते हुए करना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी है, ये भी BODMAS का है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। 890 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 102 प्लस करली ब्रैकेट 86 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 92 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 सारे ब्रैकेट्स हमारे क्लोज। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ तक। इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले डिवीज़न। तो 80 और 10 का डिवीज़न होगा तो कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा? 16। फिर हमें करना है एडिशन। तो 16 और 92 जब ऐड होंगे तो कितना जाएगा? 102। 90 और 10 100, 6 और 2 8, 108, है ना। फिर उसमें जब हम 86 को ऐड करेंगे, देखिए प्लस का साइन है, 86 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 86 और 8 94, 194। ठीक है, अब 194 में जब हम 2 को जोड़ेंगे, 102 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 296। और 296 में जब हम 890 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 और 90 90 180, 1180 और 86, तो कितना हो जाएगा? 1186। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है? डी ऑप्शन में 1186। तो सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, मैंने अभी 2-3 शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो सिंपल ऐसे ही थे और एक डेसिमल बेस्ड थे, है ना। तो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है, इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत भी देखे हैं। तो जहाँ पर भी यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये 80 और 10 का डिवीज़न था, अगर मान लो यहाँ पे ये 82 और 10 का डिवीज़न होता तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये
परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, मतलब कुछ पॉइंट पे वैल्यू आएगी, या हम इसको 82/10 लिखेंगे और आगे उसको सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। जहाँ पे जब पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, परफेक्टली डिवाइड हो जाए, उसी क्वेश्चन को हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। फालतू टाइम भी वेस्ट होता है और क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 27:17 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 918 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो संख्याएं जैसे मान लो कि 3 और 5 है, सपोज 3 और 5 है, ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैं 3, जैसे छोटी संख्या है उसके मल्टीपल देखते जाऊं, तो पहला मल्टीपल मुझे क्या मिलेगा, 3, दूसरा मिलेगा 6, तीसरा मिलेगा 9, चौथा मिलेगा 12 और पांचवा मिलेगा 15। तो ये जो 15, क्या 3 5 से डिविजिबल है, नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, लेकिन 15 क्या है, डिविजिबल है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे होने को तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो 18, 21, 24, 27, 30, है ना। अगला मल्टीपल क्या मिलेगा, हमें 30 मिलेगा, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 15 है। लीस्ट का मतलब है छोटा, छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 15। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। ये थोड़ा सा बेसिक था ताकि अगर किसी को नहीं भी पता हो तो उसे पता हो। ठीक है, अब जैसे 3 और 5 थे तो 15 जो था वो 15 3 का कौन सा मल्टीपल था, 3 का 5वां मल्टीपल था, और 5 जो है वो 15 जो है 5 का कौन सा मल्टीपल है, वो तीसरा मल्टीपल है। मतलब कोई एक कॉमन संख्या है जिसका गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं 27 और 17 के अनुपात में है, हम 27 और 17 के अनुपात में है, तो ये 27 और 17 को मान लेते हैं कि ये संख्याएं 27x और 17x हैं। ठीक है, तो अभी हमें बोला कि इनका एलसीएम, तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो वो आ जाएगा 27 × 17 × x, जैसे कॉमन बनाया था हमने वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम, और एलसीएम है कितना, 918। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में हम 918 ले लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 27 × 17 × x, ये हो गया इन दो संख्याओं का एलसीएम, और एलसीएम दिया कितना है मुझे, 918। तो मैं इसको काट लूँगा, सबसे पहले 9 से काट लें, 9 से नहीं, 17 चौके 17 पंजे 85 बचेगा 6, 17 से कटेगा सीधे, है ना, 17 पंजे 85 बचेगा 6, 17 चौके 68। फिर 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 से कट जाएगा 9 छिक्का 54, या 27 दूनी 54 डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 27 से काट देंगे 54 को, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमारी संख्या, हमसे क्या पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमने कितनी कितनी मानी थी, 27x और 17x। तो 27x की वैल्यू, 27x की वैल्यू कितनी आई, 2, तो कितना हो गया 54, और पहले दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 17, x की वैल्यू 2, मतलब कितनी हो जाएगी, 34। तो संख्याएं हमारी हो गई हैं 54 और 34। तो करेक्ट आंसर मेरा बन जाएगा ए ऑप्शन में 54 और 34। करेक्ट आंसर कितना है, ए ऑप्शन में 54 और 34। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव तरीका। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये है, जो ऑप्शन से ही हो सकता था। देखिए संख्याएं किस किस के अनुपात में है, 27 और 17, संख्याएं 27 और 17 के अनुपात में हैं। तो क्या जो हमारे ऑप्शन है वो 27 और 17 के अनुपात में है। डी ऑप्शन को यदि हम देखें तो डी ऑप्शन है हमारा 29 और 34। ठीक है, तो ये जो सेकंड संख्या है 34, ये तो 17 का मल्टीपल है, लेकिन क्या 29 27 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। ऐसी यदि मैं सी ऑप्शन को चेक करूं तो सी ऑप्शन जो हमारा है वो है 19 18, है ना। तो ये तो ना 27 का मल्टीपल है ना 17 का मल्टीपल है, तो सी ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ऐसी यदि मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में क्या है, 27 और 32, ये तो 27 का मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल है, लेकिन ये 17 का मल्टीपल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत। अब बचता ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, 27 दूनी 54 और 17 दूनी 34, है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे बिना सॉल्व किए, ऑप्शन को ही एलिमिनेट करके। तो कई बार थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए
कि क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अपनी नज़र दौड़ाएं, 2 मिनट लगता अगर आप ऑप्शन को ही देख लेते तो 2 मिनट में हम ऑप्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलो धातु में 1/6 जस्ता और शेष मैग्नीशियम है, अन्य 6 किलो धातु में 1/7 जस्ता और शेष मैग्नीशियम है। इन दोनों धातुओं के मिश्रण में जिंक और मैग्नीशियम का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें जिंक और मैग्नीशियम का अनुपात बताना है हमें, सीधे सीधे है। ये 5 का 1/6 जस्ता है, तो 5 का 1/6 मतलब कितना हो जाएगा। देखिए इसको मैं डायरेक्ट ना लिख के थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ। 5 का 1/6 मतलब 5/6 क्या है, जस्ता है, जिंक है ना, जिंक है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है हमें, शेष मैग्नीशियम है, तो मतलब शेष क्या होगा, देखो 1/6, 1/6 मतलब 6 में से एक हिस्सा क्या है, जिंक है। तो बाकी क्या होगा, 6 में से 5 हिस्सा, एक हिस्सा तो जिंक हो गया, तो बाकी के बचे 5 हिस्से क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 5 का 5/6 मतलब कितना, 25/6। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक अन्य 6 किलो धातु में, 6 किलो धातु में 1/7, तो 6 का 1/7 मतलब कितना, 6/7 क्या है, जस्ता है, यही है, जिंक है हमारा। और मैग्नीशियम कितना है, शेष मैग्नीशियम है, मतलब 6 का 6/7 क्या है, मैग्नीशियम है। तो कितना हो जाएगा ये, 36/7। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं के मिश्रण में जिंक और मैग्नीशियम का अनुपात क्या है। तो जिंक से जिंक को ऐड कर दो, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम को ऐड कर दो और दोनों का अनुपात निकाल लो। ठीक है, तो मैं दोनों का अनुपात निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 धन 6/7 मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 7 42 और ये हो जाएगा 35 और 36, 35 35 70 71। ठीक है, ये हो गया हमारा जिंक। और यहाँ पर हो जाएगा 25/6 प्लस 36/7, तो ये हो जाएगा 42, 25 70 ये हो जाएगा 6 7 42। अब देखिए अगर इतना ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो मुझे ये पता चल गया कि नीचे का बेस तो 42 ही आने वाला है। ठीक है, नीचे का बेस कितना आने वाला है, 42, और वो भी किसका, जिंक का। तो यहाँ पे जो 42 वाले ऑप्शन हैं, जैसे ये इस ऑप्शन में देखो क्या है 47, तो ये नहीं होना, 51 ये भी नहीं होना, 39 ये भी नहीं होना, कौन सा बच रहा है, केवल डी ऑप्शन बच रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा, डी। तो 42 वाला देख के ही केवल अपन ने आंसर का अंदाजा लगा लिया कि डी ऑप्शन मेरा सही होगा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें टाइम की प्रॉब्लम होती है ना। आप मॉक इन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको अगर हमें और सॉल्व करूं तो मैं और सॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से, थोड़ा मैं डायरेक्ट पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं ताकि समय बचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 25 7 25 150 175 और ये प्लस हो जाएगा 36 6 180 और 36 216। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 42। तो यदि हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 175 300 200 और 100 300 75 और 15 90 और 1 91। तो कितना हो जाएगा ये 391 के बटा में 42। और यहाँ पे कितना आया था 71/42, और यदि मैं इसको भी ऐड कर दूँ 71/42 तो ये दोनों कितना हो जाएगा एलसीएम 42, और 391 और 71 को जोड़ देंगे तो 392 और 70 362 462। तो कितना हो जाएगा 462/42। तो इतना पूरा, ये थोड़ा सा हम इतनी मेहनत अपनी बचा सकते थे खाली ऑप्शन को देख के कि ऑप्शन में कहाँ पर 42 है। ऑप्शन में केवल डी ऑप्शन में 42 था। अगर 2 ऑप्शन में होता तो फिर तब तो हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता, लेकिन अभी हमारे पास समय बचाने का चांस था तो हम बचा सकते थे। लेकिन चलो ठीक है, कई बार ध्यान नहीं रहता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी 462/42 हमारा आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में
दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध और पानी के 55 लीटर के मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 30-25 का अनुपात होगा। 30 होगा हमारा दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा दूध, ये हो जाएगा पानी। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसे डायरेक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीधे हम करेंगे। देखो x, ये मान लिया हमने क्या, पानी, और दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, मतलब x + 5 क्या हो जाएगा हमारा दूध, ठीक है। और इन दोनों का टोटल का मिश्रण कितना है? 55 लीटर। तो x और x मिलके कितने होगा? 2x, और ये 5 यहाँ के घट जाएंगे तो कितना आ गया? 50। तो x बराबर कितना आ गया? 25। तो हमें यहाँ से पता चल गया x की वैल्यू 25, मतलब पानी कितना है? पानी कितना है? 25, और दूध कितना है? x + 5, मतलब कितना? 25 और 5 30। अब बोला कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा पानी और 30 ही हो जाएगा दूध। तो अनुपात कितना बन जाएगा? 1:1। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन में 1:1, ठीक है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसी में अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करते, कैसा कि दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, क्या दिया है? दूध पानी से 5 लीटर अधिक है। अब इसी में तुमने 5 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, इसका मतलब यह है कि पानी दूध से 5 लीटर कम है। हमने 5 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब जैसे 2 बंदे हैं, एक का वजन 5 किलो कम है, उसका वजन हमने 5 किलो बढ़ा दिया, दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ बराबर होती तो उसका अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे बिना सॉल्व किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की कीमत 300 किलोग्राम, 355 किलोग्राम और गेहूं की तीसरी किस्म को 3:5:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 315 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म के गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको देखो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक से कर लें। देखिए, जैसे ये 3:5:5 का है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वाला 3 kg है, सेकंड वाला 5 kg है, और थर्ड वाला भी हमारे पास 5 kg ही है, ठीक है। अब बोला है कि इन सब का मिश्रण का जो मिश्रण की कीमत है वो कितनी है? 315 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले वाले की कीमत कितनी थी? 300। देखो, पहले वाले की कीमत कितनी थी? 300, मतलब ये एवरेज से कितना कम था? 15 कम था। तो 15 कम था, कितना किलो? 3 किलो। तो टोटल कितने की कमी थी? 45 की कमी थी। अब देखो, सेकंड वाला कितना है? 335 रुपये प्रति किलोग्राम, और एवरेज कितना है हमारा? 315। मतलब ये वाले जो 5 kg हैं, ये कितना ज़्यादा है? 20 kg, 20 रुपये प्रति किलो क्या है इसका मूल्य? ज़्यादा है। और कितने kg? 5 kg। तो टोटल कितने रुपये मूल्य ज़्यादा हो गया? 100 रुपये हमारा मूल्य ज़्यादा हो गया। यहाँ थी 45 की कमी, और यहाँ कितने थी? 100 की अधिकता। मतलब टोटल कुल मिला के हमारे पास 55 की क्या थी? अधिकता थी। अब 55 की अधिकता थी, तो ये 55 की अधिकता कौन एडजस्ट करेगा? भाई ये तीसरे किस्म वाला, है ना, तब तो एवरेज बनेगा। ये कितना एडजस्ट करेगा? देखो, 5 किलो और एडजस्ट कितना होना है? 55 रुपये अधिक, मतलब 1 पे कितना आएगा? 55/5, मतलब कितना आएगा? 11 रुपये। 1 किलो पे 11 रुपये अधिक आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये तीसरा वाला जो कहाँ गया, तीसरी किस्म का जो गेहूं है उसकी कीमत एवरेज से कितनी होगी? 11 रुपये कम होगी। तो 11 रुपये कम मतलब कितनी होगी? 304। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा कौन सा होने वाला है? सी ऑप्शन में 304। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन में 304, है ना। दूसरा एक तरीका ये है कि ये तो अच्छा तरीका है, अगर नहीं समझ में आता है, ये मैंने इसको एवरेज में भी आपको बताया था, अगर नहीं समझ में आता है तो हम इस क्वेश्चन को देखिए हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं कि जैसे 3:5:5 है, तो मैं मान लूँ कि 3 kg हमारे ये वाले चावल हैं, गेहूं हैं, दूसरे वाले 5 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 किस्म के हैं, और ये तीसरे वाले भी कितने हैं? 5 kg हैं, ठीक है।
अब देखो इसकी कीमत कितनी थी हमारी 300 रुपये प्रति किलो, तो 3 केजी की कितनी कीमत हो गई 900। 5 केजी की इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5×3 = 15, 175, कितने 1575। और इसकी 5 केजी की कीमत हमें नहीं पता, और या जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो औसत कीमत कितनी बनती है 315। तीनों को मिला देते हैं तो औसत कीमत कितनी बनती 315। और चावल कितने किलो हो रहे हैं 3, 5, 8, 5, 13, तो 13 किलो की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 13 × 315। तो ये कितना आ जाएगा 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6, 13 कम 13 6 19 के 9 हासिल का 1, और 13 तिया 39 और 1 40, 4095 रुपये के ये चावल गेहूं हो रहे हैं। और यहाँ पे कीमत कितनी बन रही है तीसरे किस्म की हमें अभी नहीं पता है। और यहाँ कितना हो रहा है ये 15×9 24, 2475। तो जब ये 2475 5 से 15 हाँ 1675, इसकी कीमत होगी 1675। ठीक है, तो ये 16 9 25, 2575 आके यहाँ पे घट जाएंगे। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी हमारी, तो 4095 माइनस 2575। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2575, गलत लिख रहा हूँ मैं, 2757 लिख दिया, 2575। अभी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1520 है ना। 40 में से 25 गए 15, 95 में से 20 गए तो कितना 20, 95 में से 75 गए तो कितना बचा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1520। मतलब ये जो 5 केजी चावल गेहूं है इनकी कुल कीमत कितनी है 320 रुपये, 1520 रुपये। तो इनको जब हम इसके 1 किलो की कीमत निकालेंगे तो कितना बचेगा 1520 के बटे में 5, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, नहीं जा रहा 0, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 304 रुपये प्रति किलोग्राम। तो सी ऑप्शन में कितना 304 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन यदि आप एवरेज एडजस्ट करके करते तो आपके ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई 335 में कर रहे हैं ना, ये तो चलो ठीक था, 300 में 3 का मल्टीप्लाई करना था, मिस्टेक होती है, मेरे से भी 1-2 बार हुई। तो ऐसे मिस्टेक से बचने के लिए जो पहले मैंने आपको मेथड बताया वो आना ज़रूरी है। चलिए, जितना हम कैलकुलेशन कम करेंगे उतने मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतने ही मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। क्या है 3 सही 2/7, 3 सही 2/7 प्लस 14 सही 4/9 प्लस 5 सही 3/9। ठीक है, ये 3 सही 2/7 है ना, तो मैं इसको तो पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। 3 7 21 और 2 23/7 प्लस यहाँ पे देखिए ये 14 सही 4/9 है और ये 5 सही 3/9 है ना। तो 1/9 इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, नहीं तो गुणा कर लेते। 14 छिंग 14 9 हो जाएगा 126, 14 9 126 और 4 130/9, और ये प्लस 5 9 45 और 3 48/9। ठीक है, वो कॉमन वाला अभी उतना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे बेस कितना बनने वाला है, एलसीएम 7 9 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा 9 7 63। तो 63 वाले अब यहाँ पे चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन है तो हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब 7 से करेंगे तो इधर आएगा 9 का गुणा, तो 23 9 कितना हो जाएगा 180 और 27, 180 और 27 207 प्लस ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 से 7 बार, तो 13 7 91 प्लस इसको 9 से काटेंगे तो 7 बार 48 7 है ना। तो 48 7 कितना हो जाएगा 40 7 280 और 8 7 56, तो कितना हो जाएगा ये 336। तो यहाँ पे आ गया 336। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 2 9 11 और 3 1400, ये हो गया हमारा, प्लस 7 10 17 36 और 17 कितना हो जाएगा 53। तो कितना हो गया ये 1453। तो फाइनल जो फिगर बनने वाला है वो बनने वाला है 1453 के बटे में 63। ठीक है, तो अब जब हम 63 से इसको काटेंगे तो 63 दूनी कितना होगा, 63 दूनी हो जाएगा 126। ठीक है, तो 2 बार तो ये कटेगा 126 और बचेगा कितना 126 और बचेगा कितना हमारा 9 और 10 19, तो कितना हो जाएगा ये 193। तो ये हमारा कटेगा कितनी बार 63 दूनी और 63 तिया 126 और 63 9
6 2 8 189 है ना। तो कितनी बार कटेगा ये? 3 बार कटेगा। तो 179 और बचे 189 और बचेंगे कितने? 4, क्योंकि कितना था 153, तो बचा कितना? 4, और भाग कितने से दिए थे? 63 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सही 4/63। तो यहाँ पे वैसे भी जब जैसे ही हमें 23 देखा था तो हम उतने में ही इसको सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते थे। 23 सही 4/63 है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा यहाँ पे? ए ऑप्शन में 23 सही 4/63। क्रिकेट वाला फिर एक क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्लास में भी, लास्ट शिफ्ट में भी क्रिकेट का एक क्वेश्चन था। बुमराह हर मैच में औसतन 3 विकेट लेता है। बुमराह ने अपनी 5 मैचों की पारी में कितने विकेट लिए? तो हर मैच में 3 विकेट लेता तो 5 मैच में कितने विकेट ले लेगा? 15। हर मैच में 3 तो 5 मैच में कितने? 15। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी 15। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 132 है। यदि पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं के योग का 4/7 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है? 132। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 132 × 5 है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 132 × 5, 13 पंजे 65, 660। ठीक है, ये हो गया उनका पांचों संख्याओं का योग। अब बोला पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं के योग का 4/7 है। तो मैं मान लेता हूं कि पिछली 4 संख्याओं का योग जो है वो x है। ठीक है, और जो पहली संख्या है वो क्या है? इसके योग का 4/7। तो इनका योग कितना है? x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x का 4/7। और ये हो गई 4 संख्याएं और ये हो गई पहली संख्या। तो ये मिलके कितनी हो गई? 5 संख्याएं हो गई और इनका योग कितना आया है? 660। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? x का मान निकाल लूँगा। ठीक है, तो x का मान कैसे आ जाएगा? ये है x, ये है 4x + 7 और ये कितना है? 660। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x और 4x मिलके कितने हो जाएंगे? 11x और अपॉन में 7। तो 11x अपॉन में 7 और ये बराबर में कितना हो जाएगा? 660। 11 से काट देंगे, 11 × 66 x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420। हमसे क्या पूछा है? हमने क्या माना था x को? सम ऑफ लास्ट 4 नंबर। सम ऑफ लास्ट 4 नंबर क्या था हमारा? लास्ट 4 नंबर्स। ठीक है, ये हमने माना था किसको? x को। और x की वैल्यू कितनी आई है? 420। तो इनका जब योग 420 है तो इनका क्या पूछा है हमें? औसत। तो 420 योग और संख्याओं की संख्या कितनी है? 4। तो 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा ये? 4 एकम 4, 105। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 105। डी ऑप्शन में 105। करेक्ट आंसर कितना है? डी ऑप्शन में 105। इस तरीके से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक बच्चे के वजन को जोड़ने पर 25 व्यक्तियों के परिवार के औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। यदि बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का औसत वजन 27 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद परिवार का औसत वजन कितना हो गया है? 27 kg। और ये कम क्या हुआ है? औसत वजन परिवार का कितना हुआ है? 1 किलोग्राम कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले परिवार का जो एवरेज वेट था वो कितना था? 28 kg था। ठीक है, और व्यक्ति कितने थे हमारे? 25 व्यक्ति थे। लेकिन एक बच्चे को हमने और लिया, यहाँ पर एक बच्चा और आया और अब औसत वजन कितना हो गया है? 27 kg हो गया है। मतलब 1 की कमी हो गई है। पहले कितने लोग थे? 25 लोग थे और अभी कितने लोग हो गए? एक बच्चा और आ गया है। मतलब कितने लोग हो गए हैं? 26 लोग हो गए। और ये बच्चे के आने के बाद से सभी के वजन में 1-1 किलोग्राम की कमी हो गई है। तो 26 लोग हैं, सभी में 1-1 की कमी हुई है। तो टोटल कमी कितने की हुई होगी? 26 की हुई होगी। और ये क्यों हुई है? क्योंकि एक बच्चा आया है ना। तो बच्चे के आने से औसत में 26 की कमी हुई है और पहले औसत कितना था? 28 था। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने 26 kg वजन जो है वो कम लाया है। मतलब बच्चे ने कितना वजन लाया है? 2 kg वजन ही लाया है। तो बच्चे का वजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 kg। सी ऑप्शन में 2 kg। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में 2 kg है। अभी इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। बेसिक से करेंगे तो कैलकुलेटिव कैसे हो जाएगा? 1 किलोग्राम कम हुआ है, 1 किलोग्राम
वजन 1 किलोग्राम कम हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले 27 था तो अब कितना हो जाएगा 28। तो 28 और बच्चे को मिला के लोग कितने हो जाएंगे 26। तो 26 में 28 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 28 में 26, 26 26 होता है 676 और 26 दूनी 52, 676 और 52, है ना। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, समय खराब हो रहा है हमारा। 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 728। तो 28 ये हो जाएगा 728। अभी और हमें क्या बोला है कि पहले कितना वजन था भाई, पहले जोड़ने के बाद हुआ है, मतलब सॉरी ये हो गया है नया वजन, ठीक है। और पुराना वजन कितना रहा होगा 25 × 27, ठीक है। ये नया इसलिए हो गया है क्योंकि नया औसत कितना है जोड़ने के बाद, अच्छा जोड़ने के बाद हुआ है 27 और लोग हो गए हैं 26। अब ये हो जाएगा 26 का 676 और प्लस 26 और, है ना। तो 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, कितना जाएगा 702। तो अभी वजन हो गया है टोटल 702। और अब पहले कितने लोग थे 25 और औसत कितना था 28, है ना। तो 25 से 8 200 का 0 20 और 25 दूनी 50, 50 और 20 70। तो पहले कितना था 700, तो अभी बाद में कितना हो गया 702, पहले कितना था 700, मतलब बच्चे ने कितना वजन लेकर आया है 2 kg। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है, अभी नंबर्स और बड़े होते तो और कैलकुलेशन लगता, लेकिन जो हमारा डेविएशन वाला मेथड है, एडजस्ट करने वाला, कि भाई एवरेज बढ़ा तो इतना की कमी हुई, एवरेज घटा तो इतने की बढ़ोतरी हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो अच्छे से हो जाएगा। और एमपी के एग्ज़ाम में एवरेज को मैंने देखा है कि बहुत एवरेज और एक ये आयु वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग इसकी तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो, सबसे बेस्ट तरीका हो, वो सीखने की कोशिश करो। 550 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 6 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम औसत एवरेज से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। लड़कों का एवरेज कितना है, लड़कों का एवरेज है 11 और लड़कियों का एवरेज कितना है 12। और जब दोनों को मिलाकर पूरी क्लास का एवरेज देखते हैं, पूरे स्कूल का एवरेज देखते हैं, तो वो कितना हो जाता है 11.5, ठीक है। तो सीधी बात है, आधा यहाँ एडजस्ट, मतलब 1:1 है, तो लड़के लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आधा आधा कर दो, ठीक है। 250 250 बांट दो और 50 275। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 275, ठीक है। लेकिन अभी इसको करोगे तो 11.5 से 11 घटाएंगे कितना जाएगा 0.5, 12 में से 11.5 घटाएंगे कितना जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना बना 1:1। तो 550 को 1:1 में बांट दो, है ना। तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 पे वैल्यू 550, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 275। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 275। तो सीधी सी बात है, 11 का औसत यहाँ है, 12 का औसत यहाँ है और क्लास का औसत कितना है 11 माह, 11 वर्ष और 6 महीने, मतलब 11 साल पूरे और 6 महीने मतलब कितना आधा वर्ष, तो 11.5। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, ये सबसे बेस्ट तरीका था एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 2 बार डिवाइड और 1 बार माइनस, 32 16, 16 में से 10 गए 6, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, डेसिमल में कुछ नहीं करना, हमें ऐड करते जाना है बस। तो लिखते जाते हैं हम, सबसे बड़ी डिजिट है यहाँ पर 70, शुरू से ही लिख लेते हैं 777.07, 77.77, 0.77, 7.07, 7.7 के बाद कुछ नहीं मतलब 00, 77 के बाद कुछ नहीं मतलब 00, और एक और है हमारा 7 पॉइंट, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं यूनिट डिजिट के नीचे ताकि मिस्टेक ना हो, 7.077, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कितना जाएगा 7,
और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, 7 पना 35 के 5, हासिल का 3, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये पूरा है 0, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7, हासिल का कितना हो जाएगा 1, यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 42 और 1 43 के कितने हो जाएंगे 3, हासिल के कितना जाएगा 4, 7 या 21 और 4 25 के कितने हो जाएंगे 5, हासिल का कितना जाएगा 2, 2 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे 9। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरा 953.757। तो बस हमें करना क्या है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, इसको इस प्रॉपर ऐसे लिख के और फिर ऐड करते जाना है ना, ताकि मिस्टेक ना हो। ये क्वेश्चन जल्दबाजी में हम लोग को दिखता आसान है, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग कुछ सम करते समय गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है या आता नहीं है, फिर हम बार बार उसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि अरे यार सरल सा तो दिख रहा है, हो क्यों नहीं रहा ना। क्वेश्चन है हमारा पद 9 और 18 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय समानुपात हमारा कैसे आएगा 9:18:18:x है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला कि जब भी हमें तृतीय अनुपात निकालना तो दूसरे अनुपात को हम यहाँ लिख लेते हैं और तृतीय अनुपात को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इंटरनल का मल्टीप्लाई एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई, तो 9x बराबर हो जाएगा 18 × 18 और ये 9 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो तृतीय समानुपात कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो इसके क्या है सी ऑप्शन में 36 हो जाएगा। तो इसका ये रहते हैं हमें 4 समानुपात रहते हैं और इनका सबका फर्स्ट अनुपात निकालने का, थर्ड अनुपात निकालने का, फोर्थ अनुपात निकालने का सबका एक पैटर्न होता है। तृतीय अनुपात को निकालने का पैटर्न यही, अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो हम जो सेकंड वाला जो नंबर है उसको बीच में 2 बार लिख के और साइड में हम कॉर्नर पर तृतीय अनुपात मान के उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ज़्यादा वो रहेगा, उतना ज़्यादा डीप बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तृतीय अनुपात ही निकालने को ज़्यादातर क्वेश्चन ना आता है एग्जाम में, तृतीय या चतुर्थ अनुपात। छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से कुल संख्या कितनी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने करा दिया था, फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि अरे ये तो रीजनिंग का है। 50 छात्रों, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पासा है, इसमें 3 के विपरीत 1 के 4 3 के 5 आएगा इसका आंसर 5। ठीक है, ये पासे वाले क्वेश्चन एक आध बार पासे में अगर आप बोलोगे तो करवा देंगे, सम कुछ वाले भी। ठीक है, ये अभी रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो गए। गलत नंबर बताना है। शीर्ष 50 अमीर सर्वेक्षण, एक निश्चित कूट भाषा, यदि ये रीजनिंग है। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। मेंटल एबिलिटी, हाँ ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, 58 आदमी एक इमारत को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इतने मेन डेज का हमारा काम हो गया। ठीक है, अभी बोला है कि 43 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 43 आदमी है ना, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेन डेज में यदि मैं मेन का भाग दे दूं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डेज पता चल जाते हैं। तो ये हमारे मेन डेज हैं और नंबर ऑफ मेंस कितने हमारे पास 43। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 43। तो 43 डिवाइडेड बाय वाला जो है, देखो ना तो ये 43 को काट पाएगा, ये नहीं काट पाएगा, तो बटे में तो 43 आना ही आना है। 17 कहाँ से कट जाएगा, ये गलत है आंसर इसका। इसका आंसर होना चाहिए सी, इसमें करेक्ट आंसर डी दे रखा है। इसमें करेक्ट आंसर ये होना चाहिए सी वाला। 812 के बटे में 43 गुणा करके देख लेते हैं अपन इसको। 14 पंजे 70 है ना, 700 और 14 अट्ठे 112, तो कितना हो जाएगा ये 812। तो ये हो जाएगा 812 के बटे में 43। ये क्वेश्चन गलत है ना, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये गलत था। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका 812 के बटे में 43। तो इसके नंबर सबको मिले होंगे या फिर बाद में आंसर की चेंज हुई होगी, है ना। एक सर्किल का व्यास दिया हुआ है, व्यास दे के बोला है कि सर्किल के क्षेत्र की गणना कीजिए। तो व्यास मतलब कितना 2r, 2r की वैल्यू कितनी दी है 7, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/2। हमसे क्या पूछा है सर्किल का क्षेत्रफल, तो सर्किल का क्षेत्रफल पाई r², r की वैल्यू कितनी हो गई 17/2 × 17/2।
तो इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो ना। ठीक है, तो ये 2 से काट देंगे इसको 11 बार, ये 11 में 17 का गुणा, 17 17 कितना हो जाएगा 289, 289 में करेंगे 11 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 11 9 99, 9 11 8 88 और 9 97 के साथ हासिल के 9, 11 दूनी 22 और 9 31, तो कितना हो गया ये हमारा 3179, और बटे में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 बचेगा 3 ना, 14 दूनी 28 बचेगा कितना 9, फिर बचेगा 9, तो कितना हो जाएगा 9, 14 7 98 बचेगा 1 नहीं जा रहा 0, फिर 14 7 98, तो लगभग ये 227.07 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर्किल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंटल एबिलिटी में एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से रहते हैं। यदि क्षेत्र 438 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई है तो समांतर के आधार की गणना कीजिए। कैलकुलेट द पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम का जो क्षेत्र होता है वो होता है, तो समांतर के आधार की गणना कीजिए। कैलकुलेट द पैरेललोग्राम्स बेस इफ एरिया इज सो एंड सो। हाँ, तो इसका फॉर्मूला एक होता है जो इसका पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है। पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है, पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब हमें क्या दिया, ये क्षेत्रफल कितना दिया है 438, जिसमें से ऊंचाई कितनी है 12, तो हमें बताना बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। पैरेललोग्राम का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। तो एरिया कितना है हमें ये बताना है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, तो ये 438 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो 12 तिया 36 बचेगा 7, 12 छिंग 72 बचेगा 6, 12 पंजे 60, 36.5। तो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है हमारा बी ऑप्शन में ये हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का यही होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। प्रत्येक पक्ष की लंबाई, है ना। कैलकुलेट द क्यूब सरफेस एरिया इफ लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच साइड मतलब उसकी जो भुजा है, भुजा जो है वो कितनी दे रखी है हमें 17, ए बराबर कितना दे रखा है 17, तो सतह क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 9 6 का 54 के 4 हासिल के 5, 8 6 48 और 5 53 के 3 हासिल के 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 1734। बी ऑप्शन में 1734 करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन में 1734। तो कुछ नहीं है, जो मेंटल एबिलिटी में जो एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो, उसमें सिंपल फार्मूला बेस्ड हैं, या आपको कहीं से पढ़ने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले की मेरी एक वीडियो है, वो आप वीडियो देख लेना कि कैसे मेंसुरेशन 2D 3D के फार्मूले को ड्राइव किया जाता है, वो मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगी आपको, या मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। और बस आपको उसको प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद हैं और फॉर्मूले पुटअप करो और आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। 37 से विभाज्य, मैंने विभाज्यता वाला एक वीडियो था, पिछली बार 31 से विभाज्य वाला क्वेश्चन था, इस बार 37 से विभाज्य वाला क्वेश्चन है। अब वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए, ये रेखिक समीकरण है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, आया था। एक केब पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये लेता है और प्रत्येक आगामी किलोमीटर के लिए 8 रुपये का शुल्क लेता है। x किलोमीटर की दूरी के लिए y की राशि का भुगतान किया जाता है। इस जानकारी का रेखिक समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो समीकरण देखिए कैसे बनेगा। तो जैसे अगर हम उसको देखें कि उसने x किलोमीटर की यात्रा किया है, ठीक है, तो टोटल यात्रा है x किलोमीटर की, ठीक है, और भुगतान कितना किया गया है y का, तो y रुपये उसने जो भुगतान किया वो कैसे कैसे हो रहा है। देखो, पहले किलोमीटर के लिए उसने कितने दिया 25, और बाकी का बचा किलोमीटर कितना होगा, देखो टोटल कितना था x, तो बाकी का बचा कितना होगा x माइनस 1, तो बाकी के किलोमीटर के लिए x माइनस 1 किलोमीटर का, और प्रत्येक किलोमीटर का शुल्क कितना है 8 रुपये। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ये समीकरण
अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन में, तो मैं कर देता हूँ y इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन रहा है y बराबर 25 में से 8 गए कितना बचेगा 17 प्लस 8x या 8x प्लस 17, y बराबर 8x प्लस 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो ऐसे रेखिक समीकरण बनाने को भी आ सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है, पहले क्या होता था वही प्रॉफिट लॉस, सी आई एस आई सी आई, ऐसी सिंपल एक फिक्स टॉपिक थे, वही आते रहते थे। अभी क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रेखिक समीकरण है। मतलब उनको बच्चे का ये देखना है कि बच्चा कॉमन सेंस, उसकी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं है ना, जो थोड़ा बहुत उसने पढ़ा है वो उसको यूज़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। रटे रटाए क्वेश्चन, वही ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 करके निकाल लो, है ना। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आजकल कम ही आते हैं, आपके कॉमन सेंस को यूज़ करने की कोशिश ज़्यादा की जाती है। ठीक है, एक प्रिज्म का आयतन 288 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई है तो प्रिज्म के आधार, तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन कितना दिया है 288, एरिया हमसे पूछा है और हाइट कितनी दी हुई है 24। तो हम यहाँ पे एरिया उसका निकाल लेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 12 से काट दो 2 बार, 12 दूनी 24 बचेगा 4, 12 चौके 48, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार 12 बार। तो एरिया कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रिज्म हो गए, पिरामिड हो गए, घन हो गए, घनाभ हो गए, बेलन, शंकु और वृत्त, इनके हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए कि आयतन बराबर एरिया इनटू हाइट। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, एसएससी सीजीएल ईजीएल लेवल पे नहीं जाएगा, है ना। अगर जाता भी होता तो हम आपको करा देते, लेकिन वैसा अभी तक क्वेश्चन में आया नहीं है। तो जो लेवल आना नहीं है उसको प्रिपेयर करने में हम अपना समय बर्बाद ना करके दूसरे सब्जेक्ट में फोकस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रीज़न ये भी है कि आपको ये पता चल जाए कि एमपी पुलिस में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। आप उसी लेवल की प्रिपरेशन कीजिए और बाकी का समय अपना दूसरे सब्जेक्ट में दीजिए, जैसे एमपी का जीके है, इंडिया का जीके है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का एक बेनिफिट ये भी रहता है। एम तथा एन किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 6 घंटे बाद एम काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को एन 36 घंटे लेता है। यदि एम अकेले काम करे तो इस काम को करने में कितने घंटे लेगा। देखिए एम और एन के 18 घंटे का काम है, काम कितना है टोटल, एम और एन के 18 घंटे का काम है, जिसमें 6 घंटे बाद एम ने काम छोड़ दिया। मतलब एम और एन के 12 घंटे का काम, तो 12 घंटे का काम क्या है बचा हुआ है, क्योंकि 6 घंटे बाद छोड़ा है, मतलब 6 घंटे का काम तो हो गया। तो शेष काम कितना है हमारा, शेष काम है हमारा यहाँ पे एम और एन के 12 घंटे का काम बचा हुआ है। और ये काम, बचे हुए काम को एन कितने घंटे में पूरा कर लेता है, 36 घंटे में पूरा करता है। तो एम और एन के 12 घंटे का काम एन के 36 घंटे के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम देखें तो 1 और ये कितना हो जाएगा 3। तो एम और एन के 1 दिन का काम एन अकेले के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यदि m और n मिलके 3 यूनिट करते हैं, m और n मिलके 3 यूनिट करते हैं, तो n अकेला कितनी करता है 1 यूनिट करता है ना, क्योंकि m और n के 1 दिन का काम n अकेले के 3 दिन के काम के बराबर है। मतलब n अगर 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 3 दिन में 3 यूनिट करेगा, और m और n मिलके कितने दिन में कर देंगे 1 दिन में कर देंगे। मतलब n 1 दिन में 1 यूनिट करता है, m और n 3 यूनिट करते हैं। तो m कितनी यूनिट करता होगा 2, क्योंकि m और n मिलके 3 करते हैं, n अकेला 1 करता, तो m कितनी करता होगा 2 यूनिट करता होगा। तो m अकेले को उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए अभी देखिए हमारा टोटल काम कितना है, इतना है m प्लस n के 18 दिन का काम। तो m के 1 दिन का काम कितना है 2 यूनिट, n के 1 दिन का काम कितना है 3 यूनिट, और करते कितने दिन में है 18 दिन में। 1 दिन में दोनों मिलके करते हैं 3 और करते हैं 18 में, मतलब 54 यूनिट का काम है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि m अकेले काम करता तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। टोटल काम कितना है 54 यूनिट, और m कितना करता है 1 दिन में 2 यूनिट, तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का,
जो ये थोड़ा सा हमें एक अलग से एक एडवांटेज दे सकता है ना। लगभग हर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, जिसने अच्छे से पढ़ा हो, जिसके बेस क्लियर है वही कर पाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन करने से हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई 16 मीटर है और इसका विकर्ण 65 मीटर है। उसी क्षेत्र के समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उस आयत के रूप में क्या होगी जिसका आधार 42 मीटर है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि बोला है कि उसी क्षेत्र के समांतर चतुर्भुज, उसी क्षेत्र के समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का विकर्ण कितना दे रखा है हमें, 65, और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 16। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 16। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B², √L² प्लस B²। ये थोड़ा B² है। L² की वैल्यू हमें लंबाई का स्क्वायर पता करना है, B² की वैल्यू है ना, ये हो जाएगी। तो 65 का वर्ग निकालेंगे, जाएगा 65, 16। ट्रिपलेट होता है 65, 16 और 63 का, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई का मान कितना पता चल जाएगा हमें, 63 पता चल जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए सारे जितने भी ट्रिपलेट हैं, जो पाइथागोरस के जितने भी ट्रिपलेट हैं वो आपको याद होना चाहिए, ताकि आपका समय बचे, है ना। मुझे याद है तो मैंने बता दिया 65, 16 और 63 का एक ट्रिपलेट होता है। नहीं है तो फिर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से निकालेंगे तो आपका टाइम लगेगा, तो ये आप अपना प्रैक्टिस करना, इसको निकाल लेना। मैं अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB मतलब कितना, 16 × 63। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। और यही क्षेत्रफल किसका है, उसी क्षेत्र के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उसी क्षेत्र के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही है। तो क्या लिख लूंगा मैं, 16 × 6 बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 × 63 और बराबर में आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और जिसका आधार, आधार हमें दिया हुआ है 42, और हमें क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 7 से काट दो, 7 × 6 42, 7 से काट दो इसको 9 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया मैंने इसको 8 बार, तो 8 × 9 3 से काट दिया इसको मैंने 3 बार। तो कितना हो जाएगी ऊंचाई उसकी, 24। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, डी ऑप्शन में 24 मीटर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन में 24 मीटर। थोड़ा सा भाषा को समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश, आप अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा भाषा इधर उधर होती है, तो भाषा को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करें। और क्या होता है, जैसे हमने किताबों से पढ़ा, किताबों में जो भाषा लिखी रहती है वो एज इट इज़ भाषा हमारे पेपर्स में नहीं आती है ना। तो हमें भाषा की अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें जो कमीशन पेपर सेट करता है, या जैसे MP PEB सेट करता है, या SSC सेट करता है, इस तरीके की भाषा हमको पढ़ना और समझना आना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आयु वाला आ गया। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, तो 12 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र के आयु से कितना गुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, कुछ नहीं, जैसा जैसा स्टेप बाय स्टेप बोला है करते जाते हैं। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, तो राम और एक है उसका पुत्र, ठीक है। तो राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, तो पुत्र हो गया x और राम हो गया 5x। यदि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब कितना, +5 कितना हो जाएगा, बाद उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। तो राम की आयु 5x + 5 अपने पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इसको बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ आके 5x में से घट जाएगा तो कितना बचेगा x, यहाँ कितना हो जाएगा 20, और ये 5 आके यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो हमें पता चल गया कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो ये कितना हो गया 15, और राम हो गए हैं 15 × 5 = 75 वर्ष के। यहाँ पे अभी देखिए पुत्र की आयु कितनी हो गई है 15,
और राम की आयु कितनी हो गई है 75। तो 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले पुत्र कितने साल के हो जाएंगे 3 साल के, और ये 12 वर्ष पहले कितने साल का, राम कितने साल का हो जाएगा 63 साल का। तो यहाँ पर कितने कितने गुना हो गई है, हमसे क्या पूछा है कि राम की आयु अपने पुत्र की आयु की कितने गुना है। तो 3 63 का कितने गुना है 21 गुना है। कैसे पता चलेगा, 63 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो कितने गुना है 21 गुना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन में 21 गुना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी संख्या निकालना पड़ेगा जो इनका कॉमन मल्टीपल हो, है ना, जो 5, 6, 4, 3 चारों संख्याएं से विभाजित होगा। तो वो क्या होगा, इनका एक कॉमन मल्टीपल होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, 12 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12, और 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको 60 के जो भी मल्टीपल आते जाएंगे वो 5, 6, 4, 3 से डिवाइड होते जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ना है। तो पहले हम देखें कि ये कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। तो 2497 को 60 से डिवाइड किया तो 4 बार में हो गया 240, है ना, बचेगा कितना 9, ये आ गया 7, फिर 60 से एक बार हो गया कितना हो गया 37। तो अब ये देखिए ये क्या पड़ रहा है 37 कम पड़ रहा है। तो 37 में हम कितना जोड़ दें, मतलब 37 हमारा शेष आ रहा है। अगर 37 में, और भाग किससे देना था हमें 60 से, अगर 37 में मैं 23 और जोड़ देता तो ये कितना हो जाता 60 हो जाता। मतलब हमें 23 की कमी है। तो 23 अगर हम जोड़ दें इस संख्या में, 23 अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या, हमारा जो संख्या है वो क्या होगी 5, 6, 4, 3, मतलब 60, मतलब 5, 6, 4, 3 इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो होते जा रहा है। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में यहीं के यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सिंपल क्वेश्चन है, 3 से 1.5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 में 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 36, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 38। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन में 38, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना, कुछ है नहीं, ये नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये हमने आज 1 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व किया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझ के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कैसे नए नए क्वेश्चन आते हैं। एक रेखिक समीकरण का क्वेश्चन आया, तो और भाषा भी अजीब अजीब सी रहती है। तो भाषा में आपकी पकड़ तभी बनेगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। किताबों की भाषा एक अलग होती है, किताब में तो क्वेश्चन बच्चों को समझाने के हिसाब से बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जुड़े रहिए चैनल से, ताकि आपको मैं आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँ। तो आपको भाषा में कैसे क्वेश्चन को क्या पढ़ के क्या समझना है आप भी सीखते रहें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।